छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस के 3 दिवसीय राष्ट्रीय महाअधिवेशन के बाद पार्टी और मजबूत होकर उभरने का दावा कर रही है। 3 दिवसीय महाअधिवेशन में कई ऐसी बड़ी बातें सामने आईं, जिनके बाद कांग्रेस को इस साल हो रहे 9 राज्यों के विधानसभा चुनावों और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में मजबूती मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। एआईसीसी, पीसीसी तमाम मोर्चा प्रकोष्ठ के अलावा टॉप लीडर्स ने पहले दिन स्टीयरिंग कमेटी और सब्जेक्ट कमेटी की बैठक के बाद अधिवेशन के मुद्दों को फाइनल किया। सबसे बड़ी चर्चा देश के 4 प्रमुख वर्गों महिलाओं, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक को पार्टी में भागीदारी बढ़ाने के लिए पार्टी की ओर से इन वर्गों को संगठन और सीडब्ल्यूसी में 50% आरक्षण के फैसले की रही। पार्टी नेता के तौर पर राहुल गांधी को ही सुनना चाहती है और खड़गे ने भी राहुल के दिखाए रास्ते पर पार्टी को आगे बढ़ाने की बात कहकर आगामी लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को कांग्रेस का प्रमुख चेहरा होने को पुष्ट किया। कि भविष्य आपका है, कांग्रेस मजबूत होगी तो इस देश का भविष्य सुखद होगा। दूसरे दिन सोनिया गांधी अपने 25 साल के राजनीतिक सफर को बताते हुए भावुक हो गईं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को अपनी राजनीति का अंतिम पड़ाव बताते हुए संन्यास का संकेत देकर सबको चौंका दिया। महाअधिवेशन में पार्टी के संविधान में 85 से ज्यादा संशोधन किए गए, लेकिन सबसे बड़ा फैसला सीडब्ल्यूसी में सदस्यों की संख्या बढ़ाने और इसमें कार्यसमिति में एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और युवा वर्ग को 50% आरक्षण के बाद इसमें सदस्यों की संख्या 23 से बढ़ाकर 25 की गई। राहुल गांधी ने महाअधिवेशन के आखिरी दिन केंद्र की बीजेपी सरकार से फिर पूछा कि अदानी से क्या रिश्ता है। राहुल गांधी ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की संपत्ति पर कब्जा किया था, वही काम अब अदानी ग्रुप कर रहा है। इतिहास रिपीट हो रहा है। बीजेपी सत्ताग्रही पार्टी है और हम सत्याग्रही पार्टी। सिंह जी gave me personal satisfaction, but what gratifies me most is that my innings उधर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के तमाम आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस चाहे जितना नकारात्मक राजनीति का प्रयास करे, लेकिन आज विश्व जानता है कि भारत की क्षमता क्या है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार बिना जिम्मेदारी के सत्ता चाहता है। राहुल जी, आप इंडिया को, भारत को जानने से पहले आप प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, यही परेशानी है। महाअधिवेशन में पार्टी ने गांधी परिवार का दबदबा और परिवारवाद का धब्बा मिटाने की कोशिश के चलते मुख्य मंच पर बैठक व्यवस्था में बड़ा बदलाव कर सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को सेंटर में, खड़गे के बगल में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सीएम के बगल में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बिठाया। दूसरे दिन रायपुर पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पहले छत्तीसगढ़ प्रवास को खास बनाने के लिए अधिवेशन स्थल जाने वाली सड़क पर 6000 किलो गुलाब का इस्तेमाल करते हुए 2 किलोमीटर तक गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय अधिवेशन जो 3 दिन तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ, उससे जो निकल करके चीजें आ रही हैं उसके क्या मायने हैं। 2024 चुनाव सामने है और जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है इससे पहले उस पर फोकस करने की कोशिश की गई और होना भी चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल अगर राजनीति ही करनी है तो निश्चित रूप से कोई चैरिटी के लिए नहीं आते हैं। सत्ता प्राप्ति भी एक मकसद होता है और होना भी चाहिए। रिजल्ट वहीं आता है, क्योंकि आपको अगर रिटर्न कुछ देना है तो वहीं से देना होगा। उपदेश तो सुनने और देने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, लेकिन पार्टियां अगर बनी हुई हैं तो मकसद साफ है। खैर, लेकिन 3 दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन में कुछ चीजें निकल करके भी आई, जिसमें यह कहा जाता है कि इंटरनल डेमोक्रेसी कांग्रेस की है। स्टीयरिंग कमेटी के चुनाव की बात हो, सीडब्ल्यूसी के चुनाव की बात हो, या फिर दूसरे मुद्दे हों, राहुल गांधी पे फोकस काफी कुछ रखा गया। वैसे तो 2.5 दशक बाद ऐसा महसूस हो रहा था कि गैर गांधी परिवार के कांग्रेस के अधिवेशन का किस तरह का इनपुट आता है। एक मैसेज भी देने की कोशिश की गई कि कांग्रेस में सब कुछ गांधी परिवार नहीं करता है, कांग्रेस का अपना एक वजूद है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो ताकत रखते हैं।
खैर चलिए, हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो किस नजरिए से इस पूरे अधिवेशन को देखते हैं, सत्याग्रही, सत्ताग्राही, तमाम चीजों को लेकर के भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ ओम सैनी साहब वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर यश गोयल साहब हमारे साथ में हैं और प्रमोद वशिष्ठ साहब हमारे साथ जुड़े हैं। मैं ओम जी आपके पास आना चाहूंगा। ये 85वां अधिवेशन दिल्ली के बाद में यहाँ पे हो रहा है। ये कुछ अलग मायने थे इसके, क्योंकि कांग्रेस की जिस तरह की स्थिति है, राज्यों में सत्ता की कमी होना, 2024 सामने, एक एक करके पार्टी से कुछ लोग छोड़ करके जाना, बहुत सारी चीजें, चुनौतियां रही हैं। तो किस नजरिए से देखा जाना चाहिए इस पूरे अधिवेशन को? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि जो कांग्रेस के सामने अभी तत्काल एक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के साथ में कैसे मुकाबला किया जाए। इसके लिए खड़गे साहब ने अपनी पहली स्पीच के साथ में साफ कर दिया कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी ताकतों को हम अपने साथ में लेके चलेंगे। जो भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ लड़ना चाहता है उसको अपने साथ में जोड़ेंगे। इसमें कोई बंदिश उन्होंने नहीं लगाई। अब बाद में मूल्यांकन होगा कि कौन क्या इसके साथ आ जाएंगे, वो तो सारी चीजें। और साथ साथ में वो अपने संकल्प और अपना वो जो क्या कहते हैं संशोधन और सारे जो किए हैं वो तो अर्थपूर्ण हैं, लेकिन जो इस दौरान जो महत्वपूर्ण बात लगी वो लगी कि जो राहुल गांधी बोले और 32 मिनट तक बोले, और उन्होंने एक तरीके से उनको सुनना चाहते थे। शायद 15,000 डेलीगेट्स उन्हीं पर अपना ध्यान लगा के बैठे हुए थे। तो खड़गे साहब ने अपने आप को उतना प्रोजेक्ट नहीं किया। खड़गे साहब ने प्रारंभ किया और अंत किया, और वो एक बड़े सम्मानजनक तरीके से सोनिया गांधी जैसे बोली हैं, और जो बात उन्होंने कही है, पूरा इतिहास उन्होंने उठा के रखा, वो अच्छा लगा। और साथ साथ में ये जो एकजुटता और अनुशासन की बातें कही, और उसमें फिर कई मीन में एक निकाले हैं कि राजस्थान का क्या हाल है और दूसरी जगह का क्या हाल है, राज्यों में क्या होगा। तो वो कुल मिला के मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने ये अधिवेशन बड़े सलीके से निकाला है और कोई फूट का सिलसिला नहीं, और बड़ा साफ साफ भी कहा है कि जो गए हैं उनको जिस तरीके से लांछित किया इस वक्त, ये बड़ा जरूरी था कि जो जिनको बड़ा कुछ दिया और वो छोड़ के चले गए और उसमें बैठे हुए हैं इस वर्तमान सरकार में, तो वो जिस तरह के शब्द अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल हुए बड़े उचित लगे। और साथ साथ में कुछ नए लोग भी आए, लेकिन वैसे लोग नहीं थे जो अर्थशास्त्री हैं या फिर ऐसे राजनीति शास्त्र को समझने वाले, दुनिया के इतिहास को समझने वाले ऐसे लोग जो चर्चा करते उस तरीके से कि जो बोल रहे थे उन साथ लगा नहीं ऐसा कुछ भी। बड़ा सहज तरीके से बोलते रहे। जितने भी प्रस्ताव थे उनको भी जिस तरीके से सामने रखा, उसमें कोई डिबेट्स नहीं हुई वैसी जैसी होनी चाहिए थी। बहुत डिबेट्स की जरूरत थी। उसके लिए कहा भी कि अभी फासिज्म के साथ में मुकाबला करना है, इसलिए इलेक्शन की भी क्या जरूरत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री तो ये बोल रहे थे, तो मैंने कहा कि ये क्या बात बोल रहे हैं आप, इस वक्त ना करें। लेकिन ये जो इलेक्शन का सिलसिला है ये तो कांग्रेस को जिंदा रखता है। और कांग्रेस क्योंकि पटाभी सीताराम मैया जब पराजित हो गए और जिस तरीके से सुभाष जी काम करना चाहते थे नहीं कर सके, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद वगैरह ही जो पहले राष्ट्रपति थे उन्हीं लोगों ने वर्किंग कमेटी के अंदर उनके साथ में एक बड़ा अलग तरह का व्यवहार किया, तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया कि ये ऐसे नहीं। ये होता है कांग्रेस में, वैचारिक रूप से बड़ा द्वंद होता रहा है। जो आज कहते हैं ना आज हो रहा है, आज नहीं हो रहा है। ये बिगनिंग से कांग्रेस के अंदर बड़े द्वंद हुए हैं, लेकिन इसकी बुनियाद पे कभी हमला नहीं हुआ। और वो बुनियाद जैसे खड़गे साहब ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी ताकतों के साथ में आप गठबंधन बनाएंगे, तो ये एस्टैब्लिश किया कि जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो प्रस्तावना है उसकी रक्षा करने के लिए कांग्रेस पार्टी अपने आप को तैयार कर रही है, अपने आप को पेश कर रही है। लेकिन ये खुल के आना चाहिए। बिल्कुल, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं डॉक्टर यश गोयल साहब के पास में जाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, कहने को चाहे बेशक कोई भी राजनीतिक दल कुछ भी कहे, लेकिन सत्ता प्राप्ति और सत्ता का गठजोड़ वो साबित करता है कि ना स्थायी विचारधारा किसी के है, ना स्थायी दोस्त है कोई, और ना कोई किसी से स्थायी विरोधी है। ये महाराष्ट्र का आप उदाहरण देख सकते हैं, क्योंकि शिवसेना को लेकर हम धर्मनिरपेक्ष कतई नहीं कह सकते, लेकिन करना पड़ा समझौता। तो आपको लगता है कि कांग्रेस को तमाम आइडियोलॉजिकल बात करने से ज्यादा जरूरी यह है कि 2024 में आपको अगर मोदी से मुकाबला करना है तो सबसे पहले तो सच्चाई को आपको महसूस करना होगा कि मुकाबला सहज नहीं है,
और करना है। अगर आपको आगे बढ़ना है, कांग्रेस को बचाना है, तो समय के साथ आपको परिस्थितियों से समझौता करना पड़ेगा। योगेंद्र जी, कांग्रेस ने ये कहा है कि वो सब पार्टियों को, जो धर्मनिरपेक्ष पार्टीज हैं और दूसरी जो समाजवादी पार्टी है, उनको साथ लेकर के चलेंगे। पर दो तीन चीजें बहुत क्लियर निकल के आ रही हैं। जैसे ममता बनर्जी हैं बंगाल की, बिहार के नीतीश कुमार हैं, ये अपना झुंझुना बजा रहे हैं। और इन सब में जो मुख्य बात है वो हर बार यही होती है, जब भी ये गठबंधन होते हैं, ये होता है कि लीडर कौन हो, किसको प्रोजेक्ट करेंगे, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। तो वहां आकर के सारा संकट फंस जाता है सारा गठबंधन का। गठबंधन इतना आसान नहीं होता। कांग्रेस मेरे ख्याल सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है जिसने हर स्टेट में गठबंधन किए हैं। बहुत कम स्टेट्स ऐसी होंगी जहाँ नहीं किए होंगे, सब जगह किए, और सब जगह वो धीरे 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 विड्रॉल स्टेज में आ गए। उनके जितने भी दल बदलू थे या जो थे, सारे के सारे आज बीजेपी में आपको शामिल हुए मिलेंगे। तो ये कहना तो आसान है कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, पर ये तीन ध्रुव जो हैं, कांग्रेस में चाहे खड़गे साहब हो, चाहे राहुल गांधी हो, नीतीश कुमार हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे उड़ीसा के हो, चाहे साउथ के और दूसरे लोग हो, तो ये सारी चीजें हैं जो कि सबको एक मंच पे लाकर, और बीएसपी, उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना और बिना लीडर प्रपोज किए चुनाव लड़ना तो खतरा है। तो सवाल ये करेंगे किसको, प्रोजेक्ट किसको? ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, लड़ लो, पर इतना आसान मैंने पिछली बार भी किया था इन्होंने, 2019 में भी यही किया था, सेकंड टर्म में भी कई लोगों को साथ जोड़ा था, कई नहीं जुड़े थे। यूपी में कई बार इन्होंने कांग्रेस को, तो क्या हाल है यूपी में आप देख ही रहे, महाराष्ट्र में आप देख ही रहे क्या हाल है। महाराष्ट्र में तो पूरा ही स्वीप कर गए, वो दूसरी शिवसेना जो मूल नहीं है या अमूल है, ये है। और जैसा भाई साहब कह रहे थे, ओम जी भाई साहब, कि ये दल बदल को रोकने के लिए कानून भी लाना चाहते हैं। कि जिस तरह से बीजेपी ने सारी सरकारें तोड़ी हैं, या उनको अपने अंदर मिलाया है, या उनमें मिल गए हैं और सरकारें बना ली, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गोवा हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटका हो, सब जगह इन्होंने किया है। लेकिन वो तो सर परफॉर्मा एक अलग टाइप का फॉर्म कर दिया ना, कि आप रिजाइन कर दीजिए। रिजाइन तो कोई कर सकता है, दोबारा चुनाव भी लड़ सकता है। वो तो एमपी एमएलए के लिए, दोनों के लिए, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा के सीएम बनना हो, ये तो विधायक की या सांसद की अपनी मर्जी पे है, वो क्या करता है। बहुत आसान है, बिना चुनाव लड़े भी हॉर्स ट्रेडिंग होती है। यूपी में हमने देखा ही है, खुली बीएसपी की तरफ से खुली हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, जिसमें आपने सारा नजारा देखा है। तो कांग्रेस का मैं मानता हूँ ये जो दूसरा अधिवेशन हुआ है उदयपुर के बाद में, काफी कंस्ट्रक्टिव है। और इस बात को तो ये दर्शाता है कांग्रेस का अधिवेशन, खड़गे साहब की लीडरशिप सामने है। अब सोनिया गांधी ने ये कहा कि भारत जोड़ो आंदोलन मेरी आखिरी जो है पॉलिटिकल कैरियर की यात्रा है। और वो क्लियर नहीं है, क्या वो सांसद भी नहीं रहेंगी, क्या वो संसद का चुनाव भी नहीं लड़ेंगी, बहुत सारे प्रश्न छोड़ जाता है। और राहुल गांधी, और ये यात्रा कौन सी, क्योंकि अभी अरुणाचल से गुजरात की यात्रा वही बोलने वाला था, वो वाली दोबारा करना चाह रहे हैं। अभी जैसे यहाँ मेघालय में और इधर चुनाव हो रहे हैं, मेरे को नहीं लगता कांग्रेस ने कुछ किया है। वो क्या किया है, सब तो यहाँ रायपुर बैठे थे। ये अपने आप को एक जगह से तो एलोक करते जा रहे हैं, महसूस करते जा रहे हैं कि हमारा इन राज्यों में से सफाया हो गया है। यूपी में हो गया है खत्म, महाराष्ट्र में हो रहा है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में है, या हिमाचल में अब हो गया है। तो इनके लिए ये मीटिंग तो कंस्ट्रक्टिव थी, इनके आइडियाज बहुत अच्छे थे। इन्होंने जो प्रपोजल पास किए, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक, ये सब बहुत अच्छे हैं, आपस में जोड़ने वाले हैं सब कुछ। सवाल ये है कि मोदी सरकार से लड़ना इट्स नॉट इजी टॉक, मैं नहीं समझता। वही मैंने कहा कि क्या कांग्रेस को सबसे पहले धरातली परिस्थितियों को समझना होगा। हो सकता है कि काफी स्मार्ट लीडरशिप है उनकी, समझ भी रहे होंगे। मैं प्रमोद जी आपके पास आना चाहूंगा। एक बात कही है, रेजुलेशन जो पास किया उसके अंदर कि एसटी, एससी, ओबीसी, महिला 50%, 50 साल से कम उम्र के, ये मुझे कोई किसी भी राजनीतिक दल की कोई नई बात नहीं लगती है। ये मैनिफेस्टो की तरह ही प्रस्ताव पारित होने लग गए आपके अधिवेशनों में इस वक्त। किसी पार्टी का आप देख लीजिए, उसमें होता वही है, लेकिन लास्ट में बात यही आती है कि दागी हो बागी, जिताऊ होना चाहिए, क्योंकि सरकार तो वही बना करके देगा। वहां सब चीजें धूमिल हो जाती हैं। ऐसे में क्या वास्तव में कार्यकर्ता, आम जनता जिसके बीच मैसेज देने की कोशिश करते हैं, किसी गले उतर पाती है ये बातें?
नहीं देखो योगेंद्र जी, ये आपने सही कहा कि यूथ का तो पहले ही पास हुआ था, महिलाओं, SC ST, आजकल तो ये आम बन गई, इस पे कोई ध्यान भी ज्यादा नहीं दे रहा। ये अधिवेशन जो हुआ, इसमें कई मायनों में ये अधिवेशन बड़ा महत्वपूर्ण रहा। इसमें जैसे अभी गोयल साहब ने बताया, ये मुद्दे सामाजिक, आर्थिक, विदेशी नीतियां, इन पर जो पास हुए, इन सब का मायना जब ही है कि जब कांग्रेस सत्ता में आए। अब पास करते रहो, रेजोल्यूशन करते रहो कि हम ये करेंगे, जब सत्ता में ही नहीं आएगी तो सारा अधिवेशन घुमा फिरा के इर्द गिर्द राहुल गांधी के इर्द गिर्द घुमा कि मिटा दे अपनी हस्ती को, गर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मर्तबा यानी पद पदवी। अब राहुल गांधी ने उसको पद पदवी या दूसरी पारी उसको लेकर ये स्पष्ट रूप से चले। उन्होंने वहां संदेश दिया कि मैं किसानों के लिए करूंगा, उसके लिए करूंगा, और पब्लिक को भावुक करने के लिए ये बात भी बोल दी कि 52 साल से मेरे पास घर नहीं है। आपने ये देखा अभी जैसे सोनिया जी ने तो ये स्पष्ट कर दिया कि वो राजनीति में तो रहेंगी, कि चुनाव भी लड़ेंगी, पर वो अध्यक्ष का उनका लास्ट होता, ये स्पष्टीकरण आ गया था। तो वो चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अब शायद वो अध्यक्ष ना बने। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी भले ही अध्यक्ष हो, लेकिन सारा घुमा फिरा के सब कुछ राहुल गांधी पर ही घूमता रहा उल्टा, और वहां सुना ज्यादा गया, नेता बोले कम। आप CWC की बात करें, 35 सदस्य बना दिए, जो पहले चिल्ला रहे थे चुनाव चुनाव, एक झटके में बोल दिया कि चुनाव नहीं, खड़गे जी को अधिकार, कोई करेंगे। तो इंटरनल भी मुद्दे पास हुए, उन्होंने PCC के, उनपे भी वही 6 पर 1 वो होगा, एक AICC का, ये भी उन्होंने 12 उससे कुछ ज्यादा बढ़ा है ना। दूसरा एक वो ये ला रहे हैं कि आजीवन सदस्य शायद सोनिया गांधी जी को बनाने का वो संविधान में संशोधन भी ला रहे हैं। तो ऐसी चीजें भी आई हैं। वहां ये बात भी झलकी कि उष्टाराम से विवाहेशु गीत गायंती गर्दबा परस्पर प्रशंसन्ति अहो रूप महो ध्वनि। मतलब खुल के कोई ये नहीं है कि एक दूसरे की तारीफ के अलावा ये नहीं है कि हम पार्टी में यहाँ कमजोर हैं, यहाँ मजबूत हैं, हमको ये चीज चाहिए। ये बात आप एक भी पॉइंट किसी लीडर ने खड़ा होकर नहीं बोला। जो भी मंच पे गया, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की जय, जो गया मंच पर भारत जोड़ो यात्रा, जो गया भारत जोड़ो, ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा एक सफल रही, और कांग्रेस को बड़े दिन बाद, जो 9 साल से सत्ता की राजनीति में अज्ञातवास भोग रही है, कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा से बल मिला है, ठीक है, लेकिन आप उसके पीछे इतने घूम भी मत जाओ कि आगे आपकी सत्ता नहीं है। अभी आपको 3 राज्यों के 2 तारीख को चुनाव रिजल्ट आ रहे हैं, फिर मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य है, 1960 कर्नाटक में चुनाव होना है, कर्नाटक में बाकी होना है। डिफरेंसेस दूरी नहीं किया, वो यात्रा भी तो आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अब भले एक यात्रा की घोषणा इसीलिए की गई कि ये सफल रही, निश्चित रूप से राहुल गांधी ने इस यात्रा से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जान ला दी है, नेताओं में जान ला दी है, लेकिन सेकंड लाइन तो आगे उठे। वो सिर्फ तारीफ करने के लिए माइकों पे थोड़ी है, कि उसको ये भी कहना चाहिए यहाँ कमी ये है, इसको हम यहाँ पूरा करें। आज बात हुई नहीं इस बात की कि भाई एक राज्य में 10-10 गुट क्यों बने पड़े। आज मान लो अशोक गहलोत जी एक बहुत सीनियर लीडर हैं, तो उनको क्या महत्व कांग्रेस दे रही है? क्या उनको ये जो परेशान करने वाले जो भी हों, या तो उनको महत्व दे या उनको दे, और बीच में क्यों लटका रहा है, घंटी जी बजी हुई है। बिल्कुल डिफरेंसेस दूर कराने पे कोई एक्सरसाइज होनी चाहिए। तो मुद्दे आप कितने पास कर लो, इससे आपको फर्क तो, आपकी सत्ता आएगी जब तो बढ़ेगा। आप उदयपुर में पास कर गए थे, 50 साल से कम युवाओं को लेंगे, हाँ, उदयपुर का जो उसमें हुआ था, तो ऐसा यहाँ भी कर लिया कि महिलाओं को, SC ST को और युवाओं को, ये एक सामान्य सी प्रक्रिया हो गई कि इसको तो बोलना ही है कि बस युवाओं को आगे लाओ, युवाओं के आगे लाओ। अब युवाओं को आगे लाओ उदयपुर में बोले थे, और 46 साल के शायद खड़गे जी हो अध्यक्ष बनाया नहीं। तो ये कोई कहना कथनी करनी का फर्क है ना। उदयपुर में कितना हल्ला मचलता है युवाओं, लेकिन कथनी करनी में फर्क जो है वो
अब आपने पब्लिक के मन को तो छुआ है कि राहुल गांधी जी ने ये भी सोचा कि भावुक भी पब्लिक को करना चाहिए। मैंने मेरी माँ से कहा कि माँ हम कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने नहीं बेटा ये हमारा घर नहीं है। तो 52 साल से मेरे पास घर ही नहीं है। ये तो ये भी करते हैं बीजेपी, ये कि पब्लिक को थोड़ा सा इमोशनल करना बहुत जरूरी है। भाई जिनके पास ये नहीं है, नहीं इनके पास क्या घर की कमी सर, आज ये चाहे तो ये कुतुब मीनार में अपना घर बना ले तो ये एक अलग ये चीज है, लेकिन ठीक है उनने मुद्दा ये सुबह जो ठीक है। अब इसमें क्या स्ट्रेटेजी लेकर कांग्रेस आ रही है ये अभी नहीं हुआ। जी ओम जी एक बात कहना चाहता हूं। देखिए ये लगातार कहते हैं फासिस्ट ताकतें आ रही हैं उनसे मुकाबला करने के लिए। पहले फासिस्ट बोलते थे, फिर उसके बाद में नाम लेने लगे कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। तो आपके पास में इतिहास के अनुभव हैं, ऐसे इतिहास में ताकतों का मुकाबला हिंदुस्तान के अंदर अपने आप के यूपीए 1 और यूपीए 2 आपके पास में अनुभव है। उस अनुभव की चर्चा आप क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं करते हम किस तरीके से एकजुट होंगे, कैसे हम आगे आएंगे? तो इस पे चर्चा होनी चाहिए थी। सब ये तो खड़गे जी ने कहा कि समाजवादी ताकतों और धर्मनिरपेक्ष ताकतों को हम एक साथ लेकर कैसा करेंगे, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। आपने कर लिया ये संगठन बना देंगे, इतना % इसको दे देंगे, वो कर देंगे, उससे बात पार नहीं पड़ेगी ना। आप 3 महीने का आपने प्रोग्राम भी बनाया है कि आप 3 महीने तक लगातार जो लड़ाई लड़ेंगे इन ताकतों के खिलाफ, उसको ऐसे करेंगे। लेकिन ये बताइए तो सही कि आपकी फिलोसफी क्या है। आपकी फिलोसफी फासिज्म शब्द नहीं है, फासिज्म के पीछे पूरा इतिहास है। तो मतलब हिटलर से नहीं है, कह देने भर से नहीं है, अलग अलग थीसिस बनी। बाबा उस थीसिस को आज तक हम लोग पढ़ते रहे हैं, राजनीति शास्त्र में पढ़ाते हैं। जॉर्ज डोमिटोव की थीसिस, जो बेल्जियम कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी थे, और उन्होंने दुनिया के पूंजीवादी और समाजवादी मुल्कों को एक साथ लेकर के और कैसे लड़े। तो वही बात यहाँ होनी चाहिए कि ये इतिहास का अनुभव है। अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ और ये एक साथ बैठ सकते थे क्या? ये बैठे न इन तोजो के खिलाफ, जापान के खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ बैठे ना। तो वैसे ही हिंदुस्तान में ये जो सवाल है ना कि ममता आएगी या नहीं आएगी, ममता क्यों नहीं आएगी? ममता को अगर फासिज्म अगर वो कहती है तो फिर आएगी कैसे नहीं? उसके साथ में समन्वय बिठाना चाहिए। और बहुत अनुभव है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुश्किल तो है भाई। मुझे याद है कि सीपीएम के वो सरदार जी जो लीडर थे, उन्होंने पहले यूपीए 1 में काम किया है कि नहीं किया? सबको इकट्ठा किया है नहीं? यूपीए 2 में किया कि नहीं किया? उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने राजग बनाया या नहीं बनाया मुकाबला करने के लिए? तो ये सारे अनुभव हैं, उन अनुभवों की चर्चा होनी चाहिए थी। कहना चाहिए था आज जो सिचुएशन है हम उसमें उस तरीके से काम करेंगे। शशि थरूर को अगर मौका मिलता वो बोलता है ऐसी बातें, चिदम्बरम अगर उस तरीके से हवा देखते तो वैसी बातें वो बोलते। लेकिन हवाई दूसरी चल रही थी तो उसमें वो क्या बोले? भारत जो अवसर ही नहीं दिया चलिए लाए नहीं, भारत जोड़ो यात्रा पे। हाँ मैं जी कंटिन्यू करिए ओम जी। के साथ में बेहतर बात हो सकती थी, वो अब होनी चाहिए। अभी भी हो ये रहा कि अभी भी कांग्रेस के जो डेलीगेट्स थे उनके पास में ये सब अनुभव की बातें नहीं है। वो उस तरीके की बातें तो समझाने वाला आदमी चाहिए। एक जमाने में पंडित नेहरू हुआ करते थे, दूसरे पार्टी के अध्यक्ष ऐसे हुआ करते थे, चाहे आप जिनको सुनने के बाद में आप अपने आप को पुख्ता बनाते थे। वहां पुख्ता बनने का सिलसिला ही नहीं। वो तो वो सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। बड़े बड़े नेता ही उनके शब्द स्लिप होने लग गए, वो ही ठीक से नहीं बोल पाते हैं, उनको वही एनालाइज नहीं कर पाते हैं। तो ये दिक्कत है कांग्रेस के साथ में कि उनके पास में अच्छे स्पीकर अब नहीं है। और इधर तो भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए ना, 2 लोग जैसे बोलते हैं, अमित शाह जैसे बोलते हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे बोलते हैं, हर तरह के थिएटर का काम भी कर लेते हैं, वो लीडर का काम भी कर लेते हैं, वो जनमानस को मोहित भी कर लेते हैं, वो जनमानस को बुलवा भी लेते हैं। तो आपके पास में टैक्टिस नहीं है क्या? ये सब आपको नहीं बोलना चाहिए क्या? आप बोलते हैं इस तरीके से जिंदाबाद है। तो ये जानना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि जो 3 महीने का जो कोर्स है, मार्च तक तो जो आंदोलन करेंगे उसके साथ में शायद चीजें इनके पास में इकट्ठा होंगी और बेहतर होंगे। अधिवेशन बड़ा क्यों नहीं, वो देखिए लोग सारे आ गए, सब सुनने के लिए आ गए। जनता देख रही थी, पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता था। यूट्यूब के माध्यम से चीजें पता लगी हैं, ये चैनल तो कुछ उस तरीके से दिखा नहीं रहे थे। ये अच्छा मौका है, लोग चाहते हैं सचमुच में। जैसा रेस्पॉन्स भारत जोड़ो यात्रा के वक्त में इनको मिला,
राहुल गांधी को, तो ये सहज रेस्पॉन्स नहीं उनका, उनका उस तरीके से मोहित होना भी जरूरी है सचमुच में, ऐसा पता ही नहीं। तो ये अब ये इसका, लेकिन इसमें प्रोजेक्शन होना चाहिए था ना, वो उस तरीके का हुआ नहीं। अब कन्हैया बोल रहे थे बिहार वाले, वो कुछ अलग ही भाषा बोल रहे थे, मैं वो भी पुरानी चीज है जी। जो गोयल साहब, चमकते गोयल साहब एक बार मैं प्रमोद जी लौट आपके पास में, गोयल साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर राजस्थान की अगर बात करें हम, डिफरेंसेस कैसे हटाएंगे, क्या ये तो कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, वो हो सकता है उनको लगता है कि ये ऐसे ही चलने तो सब ठीक है, लेकिन रामेश्वर डूडी को मंच देना और कांग्रेस के किसी नेता को नहीं देना, इसको किस तरह से देखा जाए? या तो किसान उसके सेक्टर से जुड़े हैं वो कारण है, या कुछ और माना जाए? क्योंकि ये एक चौराहे की चर्चा, जो राजनीति को थोड़ा समझते हैं, चर्चा करते हैं, उन लोगों की चर्चा रही है। अगर डूडी साहब बहुत अच्छे होते तो वो अभी विधानसभा में बैठे होते पिछले चुनाव में, एक तो ये चीज है। दूसरी बात ये है कि डूडी साहब जाट नेता है, अभी जाट अधिवेशन होने जा रहा है कुछ दिन बाद, ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड लेवल पे, उसके प्रतिनिधि होंगे ये कांग्रेस की तरफ से, उनको शायद वहां स्थान मिल जाए। मैं नहीं समझता कि उससे बहुत बड़ा कोई बहुत ये जो कास्ट इक्वेशन है, इन्होंने, आप जो राजस्थान की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इस पूरे अधिवेशन में इन्होंने 2024 की तो बात कर रहे हैं ये, अरे भाई 2013 में आपकी 2 सरकारें तो बचा लेना, तीसरी ले आना वापस, उस पर तो कोई चर्चा ही नहीं है। जैसे अशोक जी को बोलने का मौका नहीं मिला, या वो कहीं और मंच पे बोले कि हम, वो तो मध्य प्रदेश, वो छत्तीसगढ़ के तो खुद ही थे वो सीएम बोलने को, कोई बात नहीं। तो इन्होंने जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उस पर तो कुछ फोकस ही नहीं किया, जो इमीडिएट प्रॉब्लम है। अगर ये राज्यों में आएंगे तब 2024 में लोकसभा का चुनाव देखेंगे ना, बिल्कुल। वो तो इन्होंने कोई किसी तरह की प्रिपरेशन नहीं की। खींचनी चाहिए थी, गाइडलाइन आनी चाहिए थी कि हमें इस दिशा में इस तरह से आगे बढ़ेंगे, ये हमारी व्यू रचना होगी। तो कोई बात ही नहीं, आप मंडरा रहा है इनके ऊपर, आपकी पार्टी मंडरा रही है, उधर वो ओवैसी की पार्टी मंडरा रही है, उधर बीएसपी वाले वापस रिवाइव होंगे, इधर आरएलपी खड़ी है, अपने राज्यों को तो चिंता ही नहीं है। और ये जो आपने शुरू में कहा कि अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट का जो गेम है वो ओवर हो गया है, ये अभी और वाक युद्ध चलेगा, कोई नहीं जानता, किसी भी दिन कोई बोल जाएगा, क्या कर लोगे आप? आज 2 लोगों को, 3 लोगों को यहाँ से बुलाया नहीं, तो बहुत सारी डिफरेंसेस रिमेन्स देयर, कोई कमी नहीं होने वाले। ओम जी वैसे कुछ कह रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा था कि ये बड़ा बेहतर मौका था, ये मौका था जिसमें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बोलते कि हमारा राष्ट्रीय विजन क्या है, हमें इन ताकतों के साथ में कैसे लड़ना चाहिए, वो बताते। साथ साथ में सचिन पायलट को मौका दिया जाना चाहिए, आप एड्रेस कीजिए, पूरे हिंदुस्तान में नौजवानों का आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से वो सब सिलसिला करेंगे, बताइए। बोलिए। शासन की बात आप बोलते हैं तो खुद भी यकीन कीजिए ना उस पर, तो यह बहुत बेहतरीन मौका था कि हम सबको नहीं एक दूसरे को साथ में लेके, आज से हमारे कोई मतभेद नहीं, कोई वो नहीं है, हमारा एक ही लक्ष्य है, ऐसा ये बोलने का मौका था ना, कि मौका दिया जाना चाहिए था, कहकर आर्टिफिशियली इन लोगों के मुंह से कहलवाना चाहिए था, बुलवाना चाहिए था। देखिए ये तो वक्त आने पर हाथ पकड़ के खड़ा करा देंगे कि एक है, ऐसे मोटर है जलवा देंगे, क्या होता है, क्या हेलीकॉप्टर में बैठा देंगे साथ। प्रमोद जी चलिए, समय कम है, प्रमोद जी आपके पास आना चाहूंगा। खैर राजस्थान की सियासत पे अभी गोयल साहब ने काफी कुछ फोकस किया, लेकिन बस बात यहाँ पे आके ये आती है कि क्या वास्तव में 2023 और 24 इस पे फोकस करना चाहिए थे? कि ऐसे समय आपकी भारत जोड़ो यात्रा, नो डाउट राहुल गांधी की इस यात्रा से क्या बेनिफिट मिलेगा तो भविष्य तय करेगा, लेकिन कांग्रेसी जो कार्यकर्ता उनमें एक एनर्जी जरूर मिल गई कि हाँ यार, एक लंबी खुद की छवि को लेकर के जिस तरह से बातें चल रही थी उस से भी वो बाहर निकल पाए हैं। अब दोबारा एक फिर यात्रा करेंगे, लेकिन 23 और 24 में आपको लगता है कि ये रणनीति का हिस्सा है, अंदर खाने में इनकी रणनीति तय हुई हो, और अगर नहीं हुई तो एक बड़ी चूक है कांग्रेस की? देखो योगेंद्र जी, ये तो खुले मंच पे बहस थी, अब इसमें रणनीति तय हुई या हमने भी देखा, नहीं हुई आपने भी देखा, रायता इतना फैला दिया था शुरू में कि इतनी समितियां बना दी, गठित कर दी, ऐसा लग रहा था कांग्रेस कोई विस्फोट करेगी। 1960 में जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ अधिवेशन किया था, ध्यान वो आपको ये पढ़ा हो आपने, तो लेकिन कंक्लूड नहीं हुआ। निष्कर्ष इसमें क्या निकला वो पब्लिक के समझ में नहीं आया। पब्लिक को जब तक बात आप समझा नहीं पाओगे,
जब तक आपका कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। राहुल गांधी का आधा सा भाषण तो इसमें ही गया कि मैं यात्रा में चला तो शुरू में तो मुझे परिचय देना पड़ा, बाद में मैं गले लगने लगा तो समझ जाता था कि ये क्या कहना चाह रहा है। मतलब ये कितनी बार अब हो गया यार, जब खत्म ठीक है, आपकी यात्रा सफल होगी। अब आपने 23 और 24 को लेकर जो रणनीति है उसको आपने निश्चित रूप से कोई जनता के सामने कोई एजेंडा पेश नहीं किया है। आपने पुराने मुद्दे सारे जो आप बोलते रहते हो, किसानों के लिए वो कर दिया, युवाओं के लिए वो करेंगे, ये सारे हैं। आप अब इन चुनावों को किस रणनीति से आ रहे हैं? हाँ, मुझे एक बात अच्छी लगी, उसमें एक बात ये कही गई कि हमें कोई परहेज नहीं होगा, सत्ता में आने के लिए हम किसी भी दल से गठबंधन करने में, बात करने में, चर्चा करने में हमें कोई परहेज नहीं होगा। वो इसलिए कि मेघालय में राहुल गांधी ममता बनर्जी के खिलाफ भी बोल गए ना तो रैली में, तो उससे भी थोड़ा सा तो ये कि चलो एक संकेत दिया कि सबसे पहला काम कांग्रेस का है अब सत्ता में आना, पहले स्टेटों में इनमें, उसके बाद 24 में। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, अगर नहीं आएंगे तो कार्यकर्ताओं में आप एग्जाम दे रहे हो, पढ़ाई खूब कर रहे हो, सब फेल हो गए तो रिजल्ट भी आना चाहिए, तभी तो आपकी एनर्जी बनी रहेगी। और हर बार आप विफलता, ये बात ठीक है कि एक चींटी दाना लेके चढ़ती है, बाहर गिरती है, फिर ऊपर चढ़ती है, लेकिन पुरानी बातें हो गई। ये सब चीजें हर आदमी देखता है। पार्टी का कार्यकर्ता में मजबूती तभी आती है, उसे हर आदमी सत्ता का भागीदारी नहीं होता है, लेकिन कार्यकर्ता को एक मैसेज जाता है। पहले एक राज्य के अंदर चुनाव होते थे, वहीं पे तालियां बजती थी, चले हमारी सरकार बन गई। आज क्यों होती है? देश भर के अंदर पटाखे चलाए जाते हैं, पार्टियों के कार्यालयों में लड्डू बांटे जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। वो एक ये होता है कि कार्यकर्ता में एक जुनून पैदा होता रहे और बना रहे कि देखिए हमने वहां पे फतेह कर ली और वहां पे डंके हमारे बजा दिए, हमने झंडा गाड़ दिया है। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जमाना बदल गया, सोच बदल गई है। आपके पास में पहले अगले दिन रिजल्ट का और उसका पता लगता था, क्या हो गया, सिसोदिया गिरफ्तार हो गए, अखबार से पता लगता है कि हाँ गिरफ्तार हो गए। आप तो उधर फ्लैश चलता है, इधर आपके पास में भी आप कोई भी व्यक्ति, आम पब्लिक और जर्नलिस्ट, बहुत ज्यादा गैप नहीं रहता, उसके बीच में तुरंत उसको पता लगती है इंफॉर्मेशन, पब्लिक डोमेन में चीजें चली जाती हैं। तो दौर बदल गया। कांग्रेस को उसी, मैंने सबसे पहले भी कहा कि कांग्रेस को परिस्थिति और स्थितियों को समझना होगा, उसी के आधार पर अपनी रणनीति बनाए, और बनाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अपने से ज्यादा स्मार्ट लोग उनके पास में बैठे हुए हैं, और नहीं बनाते हैं तो मेरे को लगता है कि चूक है। यात्रा निकल चुकी, दूसरी यात्रा भी निकल जाएगी। अगर आप यात्रा जल्दी निकालने की कोशिश करना चाह रहे हैं तो आप फिर यही है कि देखिए हम कितनी बड़ी तपस्या करते हैं, ऐसे वोट जनता कैसे देगी अभी मुझे पता नहीं, लेकिन आपको फोकस करना चाहिए। जैसे हमारे सीनियर तीनों ने कहा कि अभी फिलहाल इनको फोकस करना चाहिए कि सरकार कैसे बन सकती है। ठीक है, आप सत्याग्रही हैं, लेकिन सत्याग्रही भी आपको बनना पड़ेगा। इसमें अगर बीजेपी बन रही है तो कोई गलत नहीं है, आप रास्ता ठीक है, आप अपना चुन करके रखिए, तभी आप आइडियोलॉजिकली आप साबित कर पाओगे। चले, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।